Advanced survey. Today we are going to start. प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, ठीक है। एडवांस सर्वे में टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें 6 हैं। अच्छा, टोटल 6 हैं। हाँ, लास्ट में रिमोट सेंसिंग है। जिसमें यूनिट वन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। यूनिट वन मतलब अपने आप में 40% 45% सिलेबस को कंटेंट किया हुआ है, ठीक है। यूनिट वन में कर्व के बारे में पढ़ना है। कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व को कितने तरह से डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कितने तरह के होते हैं और कैसे उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब कर्व से क्या समझते हैं। कर्व देखे हैं, ये कर्व एडवांस सर्वे में देखिए, सर्वेइंग से एडवांस सर्वे बिल्कुल डिफरेंट है। सर्वे में क्या पढ़े हुए हैं, उसमें पढ़े हैं लीनियर मेजरमेंट। सर्वे का मतलब ये होता है इट इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अबव और बिलो द ग्राउंड सरफेस बाय मेजरिंग इट्स डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। सर्वेइंग का डिफिनेशन ही कहता है कि सर्वे का मतलब होता है कि वह टेक्निक, वह मेथड जिसके हेल्प से हम लोग डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्या, सर्वेइंग कहते हैं। तो यहाँ सर्वे में हम लोग डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन फाइंड नहीं करेंगे, वो फाइंड कर चुके हैं। यहाँ डायरेक्टली उसका क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो किस में इम्प्लीमेंट करेंगे, कर्व बनाने में। अब कर्व ये कौन सा है, तो सर्कुलर कर्व टाइप से कर्व में आएंगे। सर्कुलर कर्व, रिवर्स कर्व, सेमी सर्कुलर कर्व आएगा, कंपाउंड कर्व आएगा, इसके टाइप्स में आएंगे। ये कर्व होते कहाँ हैं, तो रोड पर, हाईवे पर, रेलवे में होता है। कर्व की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जैसे हम स्ट्रेट लाइन से चल रहे हैं, स्ट्रेट रोड है, हमको डायरेक्शन चेंज करना है। इस डायरेक्शन में जा रहे थे, हमें इस डायरेक्शन में आना है, तो हमें घूमना पड़ेगा। तो घूमने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कर्व बनाना पड़ेगा। तो कर्व की जरूरत हमें यहाँ पड़ती है। कब पड़ेगी, जब हमको डायरेक्शन चेंज करना होता है, ठीक है। और हमें कर्व की जरूरत कब पड़ेगी, मान लेते हैं कि बीच में हम जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, यहाँ कोई रिलीजियस प्लेस आ गया, मतलब कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च वगैरह कोई आ गया, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ेंगे तो वहां के लोग हंगामा करेंगे, जिस एरिया में है, भावना से जुड़ा होता है ना, रिलीजियस प्लेस, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए रास्ता हमको मोड़ना पड़ता है। तो उस पर्पज से भी हमको क्या करते हैं, कर्व की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। तो कर्व की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, पहला डायरेक्शन चेंज करने के लिए, दूसरा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस आ गया, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गया, बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी आ रहा है, वो नहीं वहां पर हम रास्ता बना सकते हैं, तो हम रास्ते को मोड़ना पड़ता है। रास्ता मोड़ेंगे तो वहां हमें कर्व की जरूरत पड़ेगी। अब बात करें कर्व कितने तरह का देखे हैं, कितने तरह का कर्व देखे हैं रोड पर, कौन कौन, सबमिट कर्व और वैली कर्व। ये तो आप टाइप बता दिए वर्टिकल कर्व का। रोड पे चले हैं ना, तो कर्व आपको दिखा होगा, एक तो डायरेक्ट मुड़ गए जैसा कि इसमें बताया, और एक आप कर्व देखे होंगे स्ट्रेट जा रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ गए, फिर यहाँ डायरेक्शन में नीचे उतरे हैं, होता है। तो जनरली 2 तरह के कर्व होते हैं। कौन कौन तरह के, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल और ये हो गए वर्टिकल, याद रहेगा। ये हो गए कौन, हॉरिजॉन्टल, जो सेम प्लेन में आपका रास्ता चेंज करते हो, ये कौन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व। आज जो ऊपर से चढ़ते हुए फिर ढलान आता है, इसको कहते हैं वर्टिकल कर्व, याद रहेगा। कर्व कितने तरह के, 2 तरह के। सबसे पहले कर्व होता क्या है, तो कर्व हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए या ग्रेडियंट चेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है कर्व का। तो जो ऐसा कर्व क्या कहेंगे, कर्व इज डिफाइंड एज द यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हमारा जो वे ऑफ वॉकिंग वे है, जो भी आप जो रास्ते हैं उसको अगर चेंज करना है तो उसको हम लोग कर्व वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। और कर्व 2 तरह के होते हैं, कौन, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कर्व
कर्व का जनरली हमने कितना टाइप बताया? 2 टाइप। हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाले के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 तरह का होगा। क्या बोले? सर्कुलर। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल कर्व जो है ये 3 तरह के होंगे। पहला आता है सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा आता है कंपाउंड कर्व, तीसरा आता है रिवर्स कर्व। ये 3 तरह के कर्व आते हैं किसमें? हॉरिजॉन्टल कर्व में। पहला कौन है? सिंपल सर्कुलर कर्व, मतलब ऐसा कर्व जो कि क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा। इस कर्व का कुछ रेडियस होगा, किसी पॉइंट पर आके मीट करेंगे, कर्व का नाम देते हैं ए बी, इसको कहते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। दूसरा जो पार्ट है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड का मतलब हुआ कि ये भी सिंपल सर्कुलर कर्व का ही टाइप है, मतलब इसमें एक कर्व है, एक ही है ना। कंपाउंड में क्या होगा? 2 कर्व होगा अलग अलग रेडियस का, एक रेडियस और दूसरा रेडियस। इसके लिए सेंटर कहीं और होगा और इसके लिए रेडियस कुछ और होगा, R1 और R2। तो यहां से ये कर्व होगा ए बी और सी। तो मतलब सिंपल सर्कुलर कर्व ऐसा कर्व है जो कि किसी भी एक सर्कल का पार्ट होता है। ठीक है, तो सारा डिजाइन हम लोग इसी के बेसिस पे करेंगे और इसके हेल्प से बाकी सबका हम लोग डिजाइन करेंगे। तीसरा है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व का मतलब ऐसा कर्व जो एक बार हमारा डायरेक्शन चेंज करता हो, ए से बी और बी से सी। मतलब या तो ये सेम रेडियस का हो सकता है या तो ये डिफरेंट रेडियस का भी हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं सेम रेडियस और डिफरेंट रेडियस में? ये दोनों सेम रेडियस का हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? सेम रेडियस का भी हो सकता है, एक डिफरेंट रेडियस का भी हो सकता है। तो कर्व कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। कौन कौन? सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। समझ में आया तीनों? कर्व होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। कर्व कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? हाईवे में और रेलवे में। रेलवे में भी कर्व होता है, ट्रेन मुड़ती है, कर्व की जरूरत पड़ता है, वहां भी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, वहां भी अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट होता है, तो वहां भी हम लोग अप्लाई करते हैं। अब जो रेलवे में यूज होता है कर्व का अलग नाम है, हाईवे में यूज होता है उसका अलग नाम है। तो कर्व हमको जनरली कितने तरह के पढ़ने हैं? 2 तरह के। कौन कौन? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के कितने टाइप है? 3, सिंपल सर्कुलर, कंपाउंड और रिवर्स का। उसके बाद चलेंगे वर्टिकल। वर्टिकल कर्व में देखते हैं कौन कौन होता है। वर्टिकल कर्व में 2 तरह के आएंगे। कौन कौन? हाँ, एक होता है सबमिट कर्व और दूसरा होते हैं वैली कर्व। डबल एम होगा, सबमिट कर्व और वैली कर्व। अब किसको सबमिट कहेंगे, किसको वैली कहेंगे? कौन से कर्व को सबमिट, कौन से कर्व को वैली? तो जरूरी थोड़ी है कि हाईवे पे चलते हैं तो अब कर्व हमको ऐसा स्ट्रेट चल रहे हैं फिर ऐसा ही मिल रहा है। ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो होता है ना। तुम बताओ कौन सबमिट है कौन वैली? हम नाम लिख देते हैं ए और बी, इसमें से सबमिट कौन है? हाँ, वैली मतलब जानते हैं ना, खाई।
वैली मतलब खाई, तो जिसमें गड्ढा बन रहा है वो कौन सा है? वैली कर्व है। और जिसमें गड्ढा नहीं बन रहा ऊपर से दिख रहा है वो हमारा समिट कर्व है। ठीक है, याद रहेगा, वैली और समिट कर्व, तो दो टाइप के इसमें पढ़ना है वर्टिकल कर्व। ठीक है, कोई डाउट यहां तक में? अच्छा, वर्टिकल कर्व क्यों बनाते हैं? जब हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, वर्टिकल क्यों बना रहे हैं? ऊपर है, खाई है, तो माटी भर सकता हूँ उसमें। हाँ, मेनली यही बात है, एक्स्ट्रा कटिंग और फिलिंग से बचने के लिए, एक्स्ट्रा कटिंग और फिलिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल कर्व का फॉर्मेशन करते हैं। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई यूज वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व का इस्तेमाल क्यों किया है, क्यों फॉर्मेशन इसका करते हैं? तो एक्स्ट्रा कटिंग और फिलिंग से बचने के लिए वर्टिकल कर्व का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो यहाँ पर है, इसको हम लोग इसको काटेंगे तब नहीं जाके सीधा रोड बनेगा। अब काटने में हमको खर्चा लगेगा, समय लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, दोनों। काटने बड़ी बात नहीं है, इसको जाके डंप भी करना है, उसको फेंकना भी होगा, उसमें भी फिर कॉस्ट लगेगा। तो कटिंग और फिर उसका डिस्पोजिंग दोनों आएगा, और इसमें फिर कहीं से माटी काट के लाएंगे तब नहीं इसमें भरेंगे, तो इसमें हमारा कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसी के ऊपर रोड बना देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? टाइप्स ऑफ कर्व, कर्व कितने तरह का? जनरली दो तरह का। कौन कौन? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कर्व कितने तरह का? तीन तरह का। कौन कौन? रिवर्स। डायग्राम बना सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद वैली और समिट आते हैं वर्टिकल कर्व के टाइप में। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, बिल्कुल। नोट्स मिल जाएगा, ग्रुप में नोट्स मिल जाएगा सबको। मिटा दें? नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत। सर इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दोनों पेपर आरसीसी और ये, अगर प्रैक्टिस नहीं किए। हाँ हाँ, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही तो है, थ्योरी यही है। यूनिट 1 से अगर कुछ थ्योरी पूछेगा तो बस जितना बताएं यही थ्योरी है, इसके बाद सारा का सारा न्यूमेरिकल है। और यूनिट 1 से अकेले 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 1 से। कम तो 30 नंबर रहेगा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। पास करने का टेंशन काहे ले रहे हो? हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, पढ़ के चले जाओ, पास नहीं करोगे फिर कहना। हमरे क्वेश्चन पढ़ के बोल दो रहे हैं कि अब पास करने के लिए नहीं पढ़ो, अब मार्क्स जोड़ने के लिए पढ़ो, क्योंकि 5वां और 6ठा का ही मार्क्स जोड़ता है तुम लोगों में। ठीक है, तो देखिए अब जो बताने जा रहे हैं सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक पूरे कर्व का। अगर ये आता है तो पूरे कर्व का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसके बाद हम छोटा छोटा डेरिवेशन भी करेंगे। सिंपल सर्कुलर कर्व मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक रोड है। ठीक है, इस रोड पर चल रहे थे, हमको रास्ता चेंज करने का जरूरत पड़ा, हमको इस डायरेक्शन में जाने का जरूरत पड़ा, तो हम क्या करेंगे? कर्व बनाएंगे। कर्व बनाएंगे ना, तभी ना रास्ता चेंज होगा, नहीं तो चल जाएगा इसे। तो यहां से कर्व का फॉर्मेशन करने की जरूरत आनी पड़ेगी। ठीक है, ये मानते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको पॉइंट आई, चलिए एक एक लिखते चलेंगे, एक एक बताते चलेंगे। इसमें सबसे पहले
इसको नाम देते हैं जेड। ए जेड क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक पाथ है, एक रास्ता है जिस पर हम चल रहे थे। जरूरत महसूस हुआ कहाँ? हमें डायरेक्शन चेंज करना है। इस जगह पर मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई रिलीजियस प्लेस है या कुछ है जो हम इस जगह पे नहीं जा सकते हैं, या खाई है या पानी भरा हुआ कुछ है, तो हमको किसी वजह से रास्ता चेंज करना पड़ा, तो ये हमारा कर्व का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और इस कर्व के फॉर्मेशन पर हमारे पास में क्या है? एक रास्ता एजेड है, दूसरा बीजेड है। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों आके इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? आई बराबर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ए पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग, चाहे ए बी को रहने दो। अब देखिए, अब हम लिखे यहाँ पीसी और यहाँ लिखे हैं पीटी। पीसी का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और पीटी का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पीसी का मतलब पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पीटी का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, अगर समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। राम आम खाता है, मोहन घर जाता है, रटना पड़ेगा। पीसी का मतलब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, चाहे राइट शॉर्ट नोट्स में पूछता है। पीसी का मतलब होता है वह पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन अपना डायरेक्शन चेंज करता है और कर्व लाइन में बदलता है। पीसी मतलब कौन सा पॉइंट होगा? वह पॉइंट जहां पर स्ट्रेट लाइन चेंज होकर के कर्व में आता है, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, किसको कहते हैं? वह पॉइंट जहां पर हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, अब जिस डायरेक्शन से हम मुड़ना शुरू किए हैं, तो जहां पर हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म होता है, कर्वेचर शुरू होता है, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर। और जिसका जस्ट ऑपोजिट होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब कि कर्व लाइन पर चल रहे थे और उसे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। याद रहेगा? पॉइंट ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन से चलते हुए आ रहे हैं और कर्वेचर में एंटर कर रहे हैं, तो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कर्वेचर। हम कर्वेचर पे आ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में एंटर कर रहे हैं, तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। याद रहेगा? ठीक है, अब आते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट और बैक टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट, ये तो हो गया यह पॉइंट पीसी, और ये हो गया ये पॉइंट आपका पीटी, और ये पॉइंट हम देते हैं T1 और ये देते हैं T2। T1 T2 वो पॉइंट है जहां से आपका ये चेंज होना शुरू हुआ था, उस पॉइंट का नाम होता है क्या? पॉइंट ऑफ कर्वेचर। और यहाँ चेंज हुआ तो उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो कहते हैं देखिए, A-T1 जो है, A-T1 को कहेंगे हम लोग बैक टेंजेंट, और B-T2 को कहेंगे फॉरवर्ड टेंजेंट। मतलब कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट पर जो आपका लाइन दिख रहा है, उसको कहेंगे हम लोग बैक टेंजेंट, और कर्व का जो लास्ट पॉइंट पे जो आपका लाइन स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इसको कहेंगे हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट। ये टेंजेंट ही तो है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी सर्कल पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ही होता है। तो ये सर्कल, इस पर लाइन ड्रॉ हुआ है, तो क्या होता है? टेंजेंट होता है। कौन टेंजेंट हुआ? A-T1 और B-T2, ये बैक टेंजेंट और ये फॉरवर्ड टेंजेंट का। ठीक है, कोई दिक्कत है इतना पॉइंट में? आई क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दो स्ट्रेट पाथ आकर के मैच करते हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और इसके बीच में जो एंगल बना, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बना, इसको डिफ्लेक्शन एंगल। पीसी मतलब पॉइंट ऑफ कर्वेचर। कौन सा पॉइंट होता है? स्ट्रेट लाइन एंटर करता है कर्व में, और टेंजेंसी क्या? कर्व लाइन एंटर करता है स्ट्रेट में, तो उसको कहेंगे हम लोग टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। फॉरवर्ड है बैकवर्ड टेंजेंट, स्टार्टिंग पॉइंट आता है और लास्ट होता है तो फॉरवर्ड होता है।
कोई डाउट? क्लियर इतना? उसके बाद देखिए T1 से T2, T1 से T2 जो ये रूट है, इस रास्ते पर चल के जाएंगे ना, T1 से होते हुए T2 तक जाएंगे, तो इस रूट को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व पूछा जाएगा, कर्व का लेंथ कहां से कहां तक है? तो T1 से लेकर T2 तक है, ये ना होगा। पूछा जाएगा कि हमको A से B तक का लंबाई बताइए कितना हुआ, तो A से T1 का लंबाई हमारे पास रहेगा, T1 से T2 का लंबाई रहेगा, T2 से B का लंबाई रहेगा, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरा लेंथ हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा सिर्फ लेंथ ऑफ कर्व बताइए, तो लेंथ ऑफ कर्व T1 से T2 होगा। कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ कर्व हो गया T1 से T2। अब देखिए T1 से I, चाहे तो T1 से I हो या चाहे T2 से I हो, T2 से I हो, इन दोनों को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से, इसको कहते हैं टेंजेंट लेंथ। चाहे तो T1 से I, चाहे तो T2 से I, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं किससे? T से। इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट लेंथ। और थोड़ा आगे आएगा, कोई दिक्कत यहां तक? पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बैकवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, डिफ्लेक्शन एंगल, टेंजेंट लेंथ और टेंजेंट लेंथ एंड लेंथ ऑफ कर्व। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब इसमें आता है T1 से T2 जो स्ट्रेट लाइन जाएगा, T1 से T2 जो स्ट्रेट लाइन होगा, इसको कहते हैं लॉन्ग कोड। T1 से T2 लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। कोड समझते हैं? जीवा कोड जानते हैं ना? क्या होता है? हाँ, जो व्यास होता है इसके पैरेलल में, व्यास का पैरेलल में कहीं भी होगा जीवा कहलाएगा। जहां भी डालेंगे सब जीवा ही ना है, सब कोड ही ना है। तो ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड कहलाता है। कहां से कहां तक? जिस पॉइंट पर पीसी है, जिस पॉइंट पर पीटी है, एक स्ट्रेट लाइन, ये तो कर्व लाइन हो गया ना, तो इसके बीच में स्ट्रेट लाइन कितना कहलाएगा? क्या होगा? वो कहलाएगा आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। उसके बाद I से M तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को हमने M माना, I से M तक का डिस्टेंस ये कहलाता है एपेक्स। एपेक्स डिस्टेंस, यह कहलाएगा एपेक्स डिस्टेंस। कहां से कहां तक? I से M तक का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा एपेक्स डिस्टेंस। उसके बाद M से N मान लेते हैं, यह जो डिस्टेंस होगा ये होगा मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? ये M से N तक का डिस्टेंस कहलाएगा मिड ऑर्डिनेट। अब इसको हम एपेक्स डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द मिडिल पॉइंट ऑफ कर्व, ये ना है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द मिडिल पॉइंट ऑफ कर्व इज नोन एज एपेक्स डिस्टेंस। मिड ऑर्डिनेट को पूछा जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्व टू द मिडिल पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, ये निकालेगा। किसको डिफाइन किए? मिड ऑर्डिनेट को। कहता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्व टू द मिडिल पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का मिडिल पॉइंट और इसका हाईएस्ट पॉइंट, या हाईएस्ट पॉइंट नहीं करके इसका भी मिडिल पॉइंट भी कह सकते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व है, मिडिल पॉइंट उसका हाईएस्ट ऑलरेडी होगा। अगर इसको हम लोग मिडिल से डिफाइन किए थे, इसको भी मिडिल से डिफाइन कर सकते हैं। इन दोनों का हमारा पर ये डिफिनेशन आ गया। और लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको हम लोग कहेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सारा कुछ हमने नोट्स में आपको लिख करके दिया हुआ है, ठीक है? कोई डाउट है यहां तक तो हमको बताइए। ये आपका बेसिक है
अब इन सब का फॉर्मूला है, इन सब का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे इस सब का यूज आएगा ही आएगा। तो इसको एक बार अपने से बनाइए, एक बार बनाइए ताकि समझ में आएगा क्या क्या है इसमें। ड्रॉ कर लो।
ओके सर। हम्म। सर वो इवेंट में क्या लिखते हैं? मिड ऑर्डिनेट, ORDINATE, मिड ऑर्डिनेट। ये कर्व है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, सेंटर भी होगा। लिख लेंगे R बराबर रेडियस ऑफ कर्व, और वो इसका सेंटर है। और इस पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। इसको क्या कहेंगे? डिग्री, डिग्री ऑफ कर्व। हाँ, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसको कहेंगे डिग्री ऑफ कर्व। तो चलिए सबसे पहले, कैसे निकल गया? खुल जा रहा है बार बार। डिग्री ऑफ कर्व डिनोट करते हैं इसको D से। सपोज कोई सिंपल सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस R, AB। सर्वे में पढ़े होंगे चेन कितने तरह का? चेन कितने तरह का? दो तरह का, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक। कौन? चेन दो तरह का, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक। मैट्रिक में दो तरह का होता है, 20 मीटर और 30 मीटर का। और नॉन मैट्रिक 3 तरह का। कौन कौन? गंटर चेन, इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन, गंटर चेन और इंजीनियर चेन, ये तीनों होते हैं नॉन मैट्रिक। मैट्रिक मतलब जो मीटर में नापा जाए, नॉन मैट्रिक मतलब जो मीटर में नहीं नापा जाए। तो किस में नापा जाएगा? फीट में। मैट्रिक मतलब जो मीटर में नापा जाए, और नॉन मैट्रिक मतलब जो मीटर में नहीं नापा जाता है। तो किस में नापा जाता है? फीट में। तो 3 तरह का वो होता है, रेवेन्यू 33 फीट का, गंटर 66 फीट का, और इंजीनियर 100 फीट का। कितना? 3 तरह का। मैट्रिक चेन कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन? 20 मीटर और 30 मीटर का। और नॉन मैट्रिक चेन कितना? कौन कौन? और रेवेन्यू चेन, गंटर चेन और इंजीनियर चेन। रेवेन्यू चेन कितने फीट का होता है? 33 फीट का। गंटर चेन 66 फीट, और इंजीनियर चेन 100 फीट का होता है। तो जनरली 20 मीटर और 30 मीटर का चेन ही यूज में रहता है। तो मानते हैं पहला A से B क्या है? लेंथ ऑफ कर्व है। A से B क्या है? लेंथ ऑफ कर्व है। तो पहला मानते हैं इसका कितना होगा? लेंथ 20 मीटर। पहला लेंथ क्या माने? 20 मीटर। जनरली तुमको 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 20 मीटर चेन का या तो 30 मीटर चेन का। नॉन मैट्रिक चेन का यहाँ कहीं यूज नहीं आएगा। ठीक है, जो भी मेजरमेंट करेंगे किससे करेंगे? मैट्रिक चेन से करेंगे, या तो 20 मीटर से या तो 30 मीटर से। तो इसमें पूछता है कि डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा? डिग्री ऑफ कर्व क्या होगा जब आप 20 मीटर का चेन यूज करेंगे तब। अब देखिए, जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर
L बाई R। नाम सुना है कभी? नाम सुना है? कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, सुने हैं? अरे हम भी हिंदी वाले आदमी हैं, 10वां क्लास 12वां क्लास दोनों हिंदी से किए हैं। ओकरा बाद हम आ गए इंजीनियरिंग में। तो हमको जितना हिंदी समझ में आता है ना, इंग्लिश बहुत कम। हम जितना भी साइन कॉस टेन है ना, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, सब हम जानते हैं। अब वो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें आता है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। और चाप क्या होता है? कोई भी सर्कल है, मान लो यहाँ पर ये, इसका आपको लेंथ निकालना है, यही ना होता है? ये आपका त्रिज्या होता है और ये चाप होता है और ये एंगल होता है, ये ना होता है? तो मानते हैं कि किसी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, वही ना है? किसी बड़े सर्कल का एक छोटा सा ये हिस्सा है, जहां पर डी क्या है? एंगल है, थीटा है, ये ना कोण है, ये ना है कोण है ना ये। और चाप क्या है? ए बी। और त्रिज्या क्या है? आर। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या फॉर्मूला लगा दिए। कोण के जगह पर थीटा, यानी थीटा की जगह क्या लिखे हम? डी, ये ना डिग्री। और चाप एल के जगह क्या रखें? 20 मीटर। और त्रिज्या के जगह पर आर, यही ना? लेकिन ये बताइए, यहाँ डिग्री और यहाँ त्रिज्या और 20 मीटर, तो ये डिग्री जो होता है रेडियन में होता है ना? सॉरी, डिग्री में होता है, रेडियन में हमें बदलना पड़ेगा। दो तरह से होता है ना, एक डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज किसमें है? न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये हमारे पास किसमें है? डिग्री में है। तो हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें? इसको रेडियन वाला में। तो इसके लिए हमको क्या करना है? देखिए हम लिख सकते हैं इसको 20 बराबर डिग्री इंटू में आर, लिख सकते हैं। 20 यही रह गया, डिग्री को आर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चूंकि ये न्यूमेरिक है तो हमको भी इसको बदलना पड़ेगा, डिग्री इंटू आर इंटू पाई बट्टा 180। कोई दिक्कत है? यहाँ 20 का 20 रहा। ये हमने क्यों बदला? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू था, आर भी क्या देगा? न्यूमेरिक वैल्यू देगा, इसलिए हमको इसमें चेंज करना पड़ा। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री हमको चेंज करना पड़ा। पाई बट्टा 180, 180 बट्टा पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ से आपको जिसकी वैल्यू निकालना है आप निकाल सकते हैं। जनरली पूछा जाता है आर बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो तो 20 गुने 180 बट्टा में क्या लिखें? पाई इंटू डी लिख सकते हैं। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। क्या बोले? इसको सॉल्व करेंगे, आर बराबर पाई के वैल्यू रख देना होगा। हाँ हाँ कर सकते हैं। रेडियस की जगह रेडियस ही है। 20 गुने 180 मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? डिवाइड बाय 3.14, यही तो करना है। डिवाइड बटा 3.14, 18 दूनी 36, 3600 डिवाइड बाई 3.14। पाई इंटू डिग्री है, डी है। हाँ अच्छा, डिग्री का डिग्री रहने तो ना, डी तो डी रहने तो, इसका वैल्यू थोड़ी पुट करना है। हाँ तो 1145 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो हमने क्या लिखा? 1146 डिवाइड बाई डी। तो ये तुमको एक रिलेशन मिल गया। किसका रिलेशन मिला? रेडियस और डिग्री में।
अगर रेडियस दिया होगा तो डिग्री निकाल सकते हैं, अगर डिग्री दिया होगा तो रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन किसके लिए? जब लेंथ ऑफ कर्व कितना हो, 20 मीटर। जब हम एक चेन का यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 20 मीटर से, एक 30 मीटर से। तो ये हमने किसके लिए बताया? 20 मीटर का बताया। इसी तरह से 30 मीटर के लिए बनाना है। 20 की जगह क्या रखेंगे? 30, बाकी सब सेम। निकाल के बताओ कितना है का वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? L बट्टा R। ये हमने बताया कि आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। पूर्ण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, 9-10 में पढ़ चुके होंगे। इसी से हमने इसको कंपेयर किया हुआ है। हाँ हाँ, लेंथ का मतलब हो गया आपका ये लेंथ ऑफ कर्व। हाँ, 20 की जगह 30 कर दीजिए और वैल्यू बताइए कितना आएगा। कंप्लीट क्यों? दशमलव में भी कुछ आ रहा है? आ रहा है। तो जब हमको 30 मीटर का यूज करना होगा, इसको मिटा रहे हैं, इधर मिटा दें। जब हमको लेंथ ऑफ कर्व 30 मीटर का यूज करना है, O है, R है, A से B है, ये हम 30 मीटर यूज करेंगे। फिर हमारे पास में यही फॉर्मूला होगा, थीटा बराबर L/R, यानी डिग्री बराबर लेंथ डिवाइड बाई R के जगह पर R। तो हम लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू डिग्री इंटू में R। फिर से इसको कंपेयर करेंगे, सॉरी कन्वर्ट करेंगे, डिग्री इंटू R इंटू पाई बट्टा 180, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 30 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई इंटू डी इज इक्वल टू R। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R बराबर मिलेगा 1719 बाई डी। This is the relation between degree of curve and radius of curve when you use 30 meter chain length, and this is the relation between radius and degree of curve when you use 20 meter chain length. कोई डाउट? सर वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू सर ये क्या लिखे सर? L बटा R। सर फिर वहाँ पे डिग्री 20 हो जाता है। थीटा के जगह पर डिग्री आ गया, ये ना एंगल होता है, और लेंथ का मतलब ये ना लेंथ है, और R यानी कि रेडियस, R के जगह पर R। फिर सर 22/180 हाँ, पाई बटे 180 क्यों किए हैं? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये है आपका डिग्री में, तो उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा न्यूमेरिक वैल्यू आना चाहिए, इसलिए अब आपका न्यूमेरिक वैल्यू मिल गया ये। अगर नहीं चेंज करते हमको किस में मिलता है? डिग्री में मिलता है। अब यहाँ पर R किस में होगा? मीटर में होगा, और D किस में होगा? डिग्री में होगा, क्योंकि यहाँ तो D डिग्री में ही रहेगा। हमने इसको कन्वर्ट ऑलरेडी कर दिया, किसके लिए? ये हम कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें D किस में मिला? डिग्री में, और R किस में मिलेगा? मीटर में। ठीक है, अगर ये फीट में होगा तो R भी फीट में मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर हम 100 फीट लिख दें, जैसे इंजीनियर चेन कितना होता है? 100 फीट का होता है। अगर 100 फीट रख के सॉल्व करेंगे, 20 की जगह पर 100 रखेंगे, तो ये वैल्यू किस में मिलेगा? फीट में मिलेगा। अब ये वैल्यू हमें किस में मिला है? मीटर में मिला है। अब ये वैल्यू किस में मिला है? मीटर में मिला है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये मीटर में था।
अगर ये फीट में होगा तो हमको फीट में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 200 दे दे तो हमको 30 की जगह क्या रखना है, 200 रखना है। जितना हमें चेंज करेगा खाली इसकी जगह हमको चेंज करना, बाकी कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक में? अभी आज क्या क्या सीखे, कर्व क्या होता है, कर्व कितने तरह का होता है, उसका डायग्राम, और ये आपका बेसिक डिफिनीशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। उसके बाद डिग्री, देखिए डिग्री, लॉन्ग कोड, मिड ऑर्डिनेट, एपेक्स डिस्टेंस, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सब जितना है ये सबको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर। हाँ, ये सब एलिमेंट में आता है। तो ये पहला एलिमेंट क्या है, डिग्री। दूसरा और आप आगे बताएंगे लेंथ ऑफ कर्व, कर्व का लेंथ, टेंजेंट, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, मिड ऑर्डिनेट, एपेक्स डिस्टेंस, ये सभी इसके एलिमेंट में आएंगे। तो हम लोग और भी आ करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल लिख लेंगे, न्यूमेरिकल एक बनाएंगे। हाँ, सर अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। लिखेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व what is the degree of curve for a radius of for a radius of 573 meter, use 20 meter chain। ये डेरिवेशन ही है, ठीक है। अगर पूछेगा डिराइव करना फॉर्मूला तो आपको इसी तरह से करना है, छोटे छोटे सबका डेरिवेशन है। सर यहाँ पे लेंथ दिया था, यहाँ पे रेडियस दिया था, वैसे कैसे करेंगे, सर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे क्या, गिवन डेटा। ये सर दिया रेडियस दिया। हाँ, सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाओ उसमें लिखना है गिवन डेटा। क्या दिया है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्व। हमें पता है रेडियस ऑफ कर्व आर बराबर क्या दिया है, 573 मीटर। और क्या दिया है, हाँ, यूज्ड चेन कितना, 20 मीटर। मतलब अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि कौन सा चेन यूज करना है तो फिर आप कोई भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, एज्यूम करके लिखना पड़ेगा। इन क्वेश्चन देयर इज नॉट नो गिवन एनी चेन, क्वेश्चन में कोई भी चेन लेंथ नहीं दिया हुआ है, इसलिए अगर 20 मीटर यूज करेंगे तो ये वैल्यू होगा, अगर 30 मीटर यूज करेंगे तो ये वैल्यू होगा। आपको दोनों रिजल्ट वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तब, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर 20 मीटर चेन लेंथ, 20 मीटर चेन लेंथ के लिए आर बराबर 1146 बट्टा में डी। हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। रेडियस की जगह रख देंगे 573, 1146 बट्टा में डी। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, डी बराबर कितना आएगा, दो सर, यहाँ पर 2 डिग्री आ जाएगा।
डी इज इक्वल टू 2 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बना लीजिए इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन कैलकुलेट डिग्री ऑफ कर्व for a radius of 573 meter, use 30 meter chain। use 30 meter chain। तीन आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। अगर यही चीज आपको 30 मीटर के लिए करना हो और 30 मीटर 1719 बटे में डी, ठीक है। आर के जगह पर 573, 1719, कहीं कहीं 1720 भी दिया रहता है, तो घबराना नहीं है, बोथ आर इक्वल। 1719 बट्टा में 573, 3 आ रहा है। बाकी लोग भी देख लो कैलकुलेट करके। 3 का 9, बाकी देख लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक। यहां तक समझ आया? यस सर। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी एलिमेंट है हमारा कौन कौन, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट, ये सभी आपका क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है, ये सभी आते हैं एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो सिंपल सर्कुलर कर्व में ये सारे एलिमेंट अभी आपको पढ़ने थे, सबका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, कैसे कैसे डेरिवेशन है, और नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, नोट्स हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, वहां से आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। यहीं तक ही स्टॉप कर।